ऑल ऑफ गाइस, सभी को वाईफाई स्टडी नीट 20 प्लेटफॉर्म आपको जो गाइडलाइंस दे रहा है नीट की प्रिपरेशन के लिए या जेई की प्रिपरेशन हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल हो, बायो का जो लेवल है, वो हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे। मिनिमम टाइम में आपको चैप्टर को कैसे रिवाइज कराएंगे या आपको इस प्लेटफॉर्म से सीखने का मौका मिलेगा। एक बार आप हमसे जुड़िए और अपनी जिस मंजिल को पाना चाहते हो उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म के हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जितनी भी मेहनत करता है, जितना भी कंटेंट तैयार करता है, वो ये ध्यान में रख के करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारा मेन टारगेट और मेन फोकस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि बच्चे को क्वेश्चन तो इतने करवा दें हम, लेकिन आए उसमें से कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ग्रेविटेशन का अगर मिनिमम 20 मिनट्स का ये लेक्चर हो, लेकिन इस लेक्चर का मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन अगर ग्रेविटेशन से नीट में आते हैं तो एक क्वेश्चन आज यहाँ से आएगा और अगली बार फिर 15 मिनट का एक लेक्चर वापस रिकॉर्ड किया जाएगा ग्रेविटेशन का, एक क्वेश्चन उससे आएगा। उसके अलावा आप कुछ भी मत लगा के जाइए और गारंटी है कि 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे जो मैं लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद में जैसे कि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के लिए भी हमारे बेस्ट फैकल्टी मेंबर अंशुल चौधरी सर, वो भी आपको इसी टाइप से जैसे KMnO4 पढ़ाया उन्होंने, K2CR2 का रिएक्शंस पढ़ाई सारी, तो उनसे क्वेश्चन एज इट इज़ फंस जाएंगे एग्जाम में। आप सोचो कि सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहीं से नहीं आते यार। जो हम रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं ना, उस कंटेंट को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो सब वहीं से आएगा। और अब हर चीज़ आपको एक सुपरविज़न की तरह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, कैसे भी डाल दिया, नहीं, वही मिलेगा जो एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब जैसे कि अपन सबसे पहले बात करेंगे आज ग्रेविटेशन। अच्छा सर, ग्रेविटेशन को क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका लिए सबसे पहला टारगेट रखो कि मैं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाऊंगा बच्चों। जैसे नीट के अंदर 2 क्वेश्चन फंसते हैं, इससे 2 MCQ इससे आएंगे। अब ये 2 MCQ कहाँ से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला MCQ जो बनता है वो आज के लेक्चर से बन जाएगा। सेकंड MCQ बनेगा आपका केपलर का लॉ, और उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे कौन से, उसके बाद में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, उसमें से अगर फंसेगा तो एक क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएगा, एक क्वेश्चन आज के इस लेक्चर से फंसेगा। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होगा। अगर आपको जो भी डाउट हो, जहाँ भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, ग्रेविटेशन नीट का स्कोरिंग चैप्टर है, 2 क्वेश्चन देता है और 2 क्वेश्चन अगर इसका बन जाएगा तो आप सोचो, जिसको ग्रेविटेशन आ गया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रो आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, तो इसका थोड़ा बहुत EMW के अंदर भी थोड़ा काम हो जाता है। देखो बच्चों, ग्रेविटेशन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, क्या लिख लो ये पॉइंट, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तुम बोलोगे सर कि क्या इसमें रिपल्सन भी होगा या कुछ, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ना तो उससे कंपैरिजन ही चलता है बच्चे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका कंपैरिजन कैसे चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन चार्ज पढ़ते हैं और यहाँ पर अपन जो भी पढ़ते हैं वो मास पढ़ते हैं, बस, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर को मास पढ़ना है, वहाँ पे चार्ज पढ़ते हैं। अब चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मास में तो ऐसे नहीं कह सकते ना कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना बच्चों। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा है तो ग्रेविटेशन आपको कंप्लीट आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फंसेगा तो क्वेश्चन ही ना बच्चों। तो आओ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे पहले से मेंशन है, क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने पहले लिख लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ सोल्व करते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर 3m मास रखा है, 4m रखा है, m रखा है और 2m रखा है। जिसको जहाँ डाउट आए बोलना कमेंट में, m, 2m, 3m, 4m। मुझे पता है 4m है, ये इस पे माना अगर कोई भी मास यहाँ रखा हुआ है तो ये इसको इधर भगा रहा होगा तो ये इसको इधर भगाया होगा, और ये इसको अगर इधर भगाया होगा तो ये इसको इधर भगाया होगा। एक्चुअल बात है।
यहाँ पर m था, यहाँ पर 3m था, दोनों एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं, तो इस पे क्या बच गया 2m, तो यहाँ आ गया 2m। इधर क्या बच गया, इधर 4m था, इधर 4m है, इधर 2m है, तो उधर से कितना बच गया 2m बच गया। दोनों किस पे आ गए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर फोर्स कितना होता है, √2f होता है। अरे इतना तो समझते हो। उसके बाद क्या सोल्व करना है जी सर, उसके बाद हमें पता है कि √2f होता है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। √2 और किसके लिए, 2 के लिए चाहिए, 2m के लिए चाहिए, तो 2 रखो। इसकी जगह फोर्स की जगह Gmm बटा r²। बोलो बेटा r कितना रखोगे, ये डिस्टेंस, ये कितनी होती है a/√2। ये समझ में अगर तुम्हारे आ जाए तो बच्चों क्वेश्चन को कौन रोक पाएगा आंसर आने से, कोई नहीं रोकेगा ना। हो गया क्लियर। अच्छा सर यही आके सफिशिएंट हो जाता है क्या, नहीं बच्चा, कभी कभार पूछता है वेलोसिटी कितनी होगी, तो अब इसमें कुछ नहीं होना, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, उसके बराबर में इसको डालोगे जितना फोर्स ये आ रहा है, और यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी जो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे आओ, नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी समझ में नहीं आया उसको। और यही आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हम करते हैं रॉकेट साइंस आती इजी वही है जो बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये क्या रख रखा है, यहाँ पर कोई मास m रखा, यहाँ पर भी m मास रखा, यहाँ पर m मास, इस सर्कल की रेडियस r दे दी, इसकी भी r दे दी, इसकी भी r दे दी, इसकी भी r दे दी। हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसका अगर हमें फोर्स निकालना है तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो 60 पर निकल जाएगा, और जब नेट फोर्स 60 पर होगा, क्योंकि ये एंगल इनका 60 होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नेट फोर्स होगा तो √3f होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। √3 की जगह √3 डालेंगे, Gmm डालेंगे, r² की जगह ये r है बच्चा, r और r कितना हो गया 2r, तो दूरी हो गई 2r, और उसका हमारा स्क्वायर। बोलो आंसर निकल के आएगा क्या, आ जाएगा ना बच्चों। एक एक चीज़ को सीखो, ध्यान से समझो, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये इतना पढ़ने के बाद आप आइए मैं तुम्हें कुछ अलग कंसेप्ट और बताता हूँ इसमें। देखो बच्चों, ग्रेविटेशन का बेसिक फंडा जो सीखना है आपको, फोर्स Gmm/r², g की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। ये ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट कैसे निकालेंगे, Fr², m² बराबर g, F को बोलते हैं न्यूटन, r² को बोलते हैं मीटर स्क्वायर, ये हो गया kg का स्क्वायर। यहाँ से अपन डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t-2, उसकी कितनी हो जाएगी l2, इसकी कितनी हो जाएगी m2। बताओ, यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो, बेटे मिल जाता है, 4 नंबर में आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल के डायमेंशन, जी की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ से डायमेंशन निकल जाएगी। ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, ये सब फंडे क्लियर हो गए आपके। ठीक है बच्चों, अब आओ आप आगे। हाँ हेलो बच्चों, जैसा कि अब अपन आगे बढ़ रहे हैं ना उसी क्वेश्चन में, अब अपन थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन का जो इसका बेसिक फंडा है उसको ध्यान से देखते हैं कि 4m है, ये 16m है, बीच की डिस्टेंस d है, और अपन से पूछता है कि कहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक फंडा जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, √m1 प्लस √m2 इंटू d बराबर r1। ठीक है बच्चों, इससे अपन निकाल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल की फोर्स किस पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, इसके बाद में मुझे पता है कि g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको यूनिट और डायमेंशन हमें लिखना आना चाहिए, जो मैंने बता चुका हूँ आपको पहले, वो दोनों चीज़ें सीखनी है। उसके अलावा अपना आगे क्वेश्चन चलता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि इससे समझने के बाद कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाने से पहले एक हाइट का रिलेशन समझ लो, हाइट पे जी कैसे डिपेंड करता है। हाइट पर जो जी डिपेंड करता है वो ध्यान रखना कि वैसे नॉर्मली तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो Gme r + h का होल स्क्वायर होता है। ठीक है,
लेकिन लेस देन 100 किलोमीटर्स के लिए, ध्यान रखो एक एक चीज़ का, लेस देन 100 किलोमीटर्स के लिए जो जी का फॉर्मूला होता है वो सोल्व करके -2h/r ये हो जाता है जी डैश। जी डिफाइन करता है इस प्रकार, ठीक है। अब जी का फॉर्मूला अगर आप डी गहराई में चले जाओ, अगर डी गहराई पर वहाँ पर जाके पूछो कि जी कितना होगा तो 1 - d/r। और ये पक्का बता दूँ कि यह फॉर्मूला यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी जगह वैलिड है, सभी ऑल पोजीशन आर वैलिड, कभी भी कहीं भी लगाओ सभी जगह ये वैलिड है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये हर जगह वैलिड है, ये नहीं है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो 100 किलोमीटर्स पर ही वैलिड होगा और ये तो सभी पर लगा सकते हो। लेकिन डीप गहराई में जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो सभी जगह वैलिड है, ये RE रेडियस है अर्थ की, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले फंडे को भर क्लियर करते हैं अभी तुम्हारे सामने। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी सर? जब भी कोई मास कोई भी प्लेनेट का वो अगर उस पर घूम रहा है अर्थ है, तो जैसे ही ये मानो ये m द्रव्यमान है, इसकी रेडियस RE है, इससे h हाइट पर कोई स्मॉल m यहाँ पर रोटेट घूम रहा है, तो इस ऑर्बिटल में घूमता है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gme/re + h का रूट। h ये वो हाइट है जो अर्थ से इस प्लेनेट की है। हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी में ऑलवेज मास डिपेंड ऑन अर्थ, हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के मास पे डिपेंड होगी, नॉट डिपेंडेंट प्लेनेट मास, यानी इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ये 1 हो, 1000 kg हो, 10,000 kg हो, इस पे डिपेंड ये नहीं करेगी, ये ओनली अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी। इसलिए ये फिक्स होती है, कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मीटर में चेंज करें तो 8 × 10³ मीटर पर सेकेंड होती है। बोलो ध्यान रखोगे? इतना होने के बाद इस पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल ले लो। न्यूमेरिकल क्या है? h को उठा के 7r कर दो, ये RE है, अर्थ का 7 गुना हो गया, तो फॉर्मूला हो गया gme RE + 7RE का रूट, तो हो गया V0 gme/8RE। मुझे पता है कि gme/RE की वैल्यू 8 × 10⁻³ कितनी है? 3 है, और ये हो गए 2√2, तो ये सोल्व करके आ गया मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों, ये इतना जल्दी सोल्व इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हें ये वैल्यू याद थी कि gme/r को कितना लिख सकता हूँ? 8 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। अगर ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं होती तो बच्चों तुम क्या करते वो मैं बताता हूँ। तुम क्या करते वो बता रहा हूँ मैं। तुम करते क्या? तुम करते V0 = √gme/RE। तुम यहाँ वैल्यू रखते A की वैल्यू, रेडियस मास रखते इसका 5.10⁻24 वाला, और यहाँ पर रखते 6.10�6, और फिर रखते वो 8। चलो हो गई तुम्हारी तो लंका लग चुकी है। पूछो क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा सोल्व करके तुम अगर आंसर निकाल दो तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि नीट का जो गेम है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट और हाई एक्यूरेसी, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी भी फास्ट होनी चाहिए, करेक्टनेस सबसे ज़्यादा चांस होने चाहिए, रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माइनस मार्किंग करवाएगा, 4 प्लस होने की बजाय -5 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है। एग्ज़ाम का 2 चीज़ होती है। एग्ज़ाम स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है एग्ज़ाम चूज़, आपको रिजेक्शन प्रोसेस को अप्लाई करता है। रिजेक्ट करना चाहता है वो रिजेक्ट करता है, कभी भी चूज़ नहीं होते हैं, रिजेक्ट करते हैं।
लेकिन अगर आपने जितना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया उतना आप काउंसलिंग से बाहर, यानी आप एग्ज़ाम की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आपको क्वालिफाई, वो भी आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए नेगेटिव से बचना है, अटेम्प्ट वो करना है जो तुम्हें अच्छे से आता है और मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है बच्चों, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ इसमें, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ही आपको टाइम पीरियड निकालते हैं 2πr/v0। यहाँ से क्या करोगे, 2πr की जगह तो r, v0 की जगह ये रखोगे बस। ये ध्यान रखना, ये रट के रखना तुम, 8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एनर्जी का रेशियो। एनर्जी में आप ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी बराबर ये हो गया। ये रिलेशन सीधा याद रहना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होती है और ये हाफ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो Gmme/2r होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ है, वो ध्यान रख लेना कि ये होती है ना, ये वैल्यू, ये Gme/r, ये होगी 64 × 10⁶ m/2। पूछो क्यों? क्योंकि तुम सोच लो कि अभी सर बता रहे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी Gme/r, इसकी वैल्यू आ रही थी 8 × 10⁻³। लेकिन अगर इसका मैं रूट हटाना चाहूँगा तो इसका स्क्वायर मारूंगा तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी क्या? वही तो वैल्यू डाली है। इसलिए एक एक चीज़ को समझना, फिजिक्स बहुत इजी हो जाती है, फंडामेंटल्स को सीखना पड़ता है इसमें ना। तो बच्चों इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, टोटल एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लेनेट के मास पर डिपेंड नहीं होती है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो अब सबसे अच्छा पॉइंट है मेरा, वो बिल्कुल ईजी पॉइंट रहेगा, ग्रेविटेशनल पे किस प्रकार आपका ये डिपेंड करता है। और उसके बाद थोड़े से 2-3 ग्राफ बताऊंगा, चैप्टर को ख़त्म करूंगा यहीं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा, g बराबर g डैश, g डैश बराबर g माइनस ω² cos² लैम्डा। ये ध्यान रखना कि ये एंगल, ये मानो ये लैम्डा था, ये लैम्डा पोल पर होगा, ये लैम्डा इक्वेटोरियल पर होगा, इक्वेटोरियल पर 0 डिग्री होगा, पोल पर 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री तो 0 होगा, तो g बराबर g होगा, g डैश ये पोल पर होगा। इक्वेटोरियल पर देखूंगा तो g डैश बराबर g माइनस ω² ये होगा। मुझे पता है कि ω² की जगह मैं रखूँगा 0.03, बच्चों इसकी जगह ये रखूँगा तो g डैश बराबर आ जाएगा g माइनस 0.03। इसको सोल्व करके निकालूंगा तो g डैश आ जाएगा 9.77। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि क्वेश्चन आएगा कि इक्वेटोरियल एंड पोल पर g का डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.03। रटा होना चाहिए बेटे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। वहाँ पर जाके देखोगे कि ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा, v बराबर r ओमेगा, v/r लिखूंगा, ओमेगा